व्यापार से साम्राज्य तक। इंग्लैंड की एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी जो भारत मूलतः व्यापार करने आई थी, कैसे भारत के विशाल साम्राज्य की शासक बन गई, आज हम इसे जानेंगे। यूरोप का भारत के साथ व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से था। यह व्यापार अरब सौदागरों की मदद से होता था, जिसमें अरब सौदागर भारत से वस्तुएं या सामान खरीदकर अरब के बाजारों में लाते थे और यहाँ से यूरोपीय व्यापारी यूरोप ले जाकर बेचा करते थे। लेकिन इस व्यापार में यूरोपीय व्यापारियों को कम लाभ होता था। इसे देखते हुए उन्होंने लाल सागर से होकर व्यापार करना शुरू किया। लेकिन इस व्यापार में भी मुश्किलें आने लगी। इस व्यापार में अधिक समय लगता था, साथ ही रास्ते में लूटने का भय होता था। जगह जगह पर चुंगी या टैक्स देना पड़ता था। इसके अलावा अरब के व्यापारी भी उनके व्यापार में मुश्किलें खड़ी करते थे। इसे देखते हुए उन्होंने नए समुद्री मार्ग की तलाश शुरू की, जिसमें सबसे पहली सफलता पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा को मिली। वह 1498 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा और भारत के साथ व्यापार किया। इस व्यापार से उसे 60 गुना लाभ हुआ। इस लाभ को देखकर अन्य यूरोपीय व्यापारी भी भारत व्यापार करने आने लगे। इन्हीं व्यापारियों में एक कंपनी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। इसने तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर प्राप्त किया, जिसके अनुसार इसे 15 सालों तक भारत या पूरब के साथ व्यापार का एक अधिकार मिला। इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी पूरब या भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। यह अधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को था। इसके अलावा अन्य यूरोपीय कंपनियां जो इंग्लैंड की ना होकर दूसरे देशों की थी, वे भारत या पूरब के साथ व्यापार करती थी। और ये सारी यूरोपीय कंपनियां एक तरह की वस्तुओं का व्यापार करती थी। ये वस्तुएं थी बारीक सूती कपड़ा, रेशम, मलमल। इन कपड़ों का इस्तेमाल गर्मियों में होता था या फिर ऊनी वस्त्रों में अस्तर के रूप में होता था। इसके अलावा यूरोपीय कंपनियां नील, जिसका इस्तेमाल कपड़े के रंगने में होता था, उसका व्यापार करती थी। सोरे का व्यापार करती थी, जिसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता था। और मसालों का इस्तेमाल करती थी, जो यूरोप जैसे ठंडे देशों के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। ये मसाले दो काम में आते थे। पहला, भोजन को स्वादिष्ट बनाने, और दूसरा, भोजन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने में। एक तरह की वस्तुओं के व्यापार के कारण इन कंपनियों में काफ़ी अधिक प्रतिस्पर्धा रहता था। इनका लाभ तभी हो सकता था जब ये अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दे। इसके लिए इन कंपनियों में हमेशा लड़ाइयाँ होने लगी। ये कंपनियां अपनी वस्तुएं और स्वयं को बचाने के लिए फैक्ट्री की स्थापना करने लगी। लेकिन उस समय फैक्ट्री शब्द का इस्तेमाल वस्तु बनाने की जगह से ना होकर गोदाम के रूप में होता था, जहां पर ये कंपनियां उन वस्तुओं को रखती थी जिनका वे व्यापार किया करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग नहीं रह पाई, और आगे चलकर 18वीं सदी के आरंभ तक केवल दो देश, फ्रांस और इंग्लैंड, इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में बचे रहे। इन दो देशों में से इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की। इस फैक्ट्री का नाम फोर्ट विलियम था, और उसने बंगाल में व्यापार करना आरंभ किया। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए 1696 में 1200 रुपये देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता नामक 3 गांवों की जमींदारी हासिल की। और यही तीनों गांव आगे चलकर कलकत्ता के नाम से जाने गए। आगे चलकर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक फर्रुखसियर से यह फरमान हासिल किया कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले वह बंगाल में करमुक्त व्यापार कर सकती थी। इस प्रकार बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फलने फूलने लगा। वह मनमाने ढंग से व्यापार करने लगी। साथ ही साथ व्यापार को फैलाने और बढ़ाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं तक ना रुकी और वहाँ के राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी भी शुरू कर दी। पलासी का युद्ध
मुगल शासन के कमजोर होते ही बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खां ने स्वयं को स्वतंत्र नवाब के रूप में घोषित कर लिया। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही कंपनी को आदेश दिया कि वह बंगाल की राजनीति में दखलंदाजी करना बंद करे, बंगाल में किलेबंदी रोके और राजस्व चुकाए। जब कंपनी ने इन शर्तों को नहीं स्वीकारा तो 30,000 सिपाहियों के साथ सिराजुद्दौला कासिम बाजार स्थित कंपनी के फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। उसने वहां के कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला लगा दिया, वहां के सैनिकों से हथियार छीन लिए और उनके जहाजों को घेर लिया। कासिम बाजार में कंपनी को हराने के बाद सिराजुद्दौला कलकत्ते के किले की तरफ पहुंचा, लेकिन इसी बीच कंपनी ने साजिश किया। साजिश के तहत बंगाल के दो व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ को कंपनी ने अपने में मिला लिया। इसके साथ सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को भी यह लालच देकर कि सिराजुद्दौला के बाद उसे नवाब बनाया जाएगा, कंपनी ने उसे भी अपने में मिला लिया। इस प्रकार पलासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला का कंपनी से सामना हुआ तो उसके खुद के सेनापति ने लड़ने से इनकार कर दिया और सिराजुद्दौला मारा गया। यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। कंपनी चाहती तो बंगाल का शासन अपने हाथों में ले सकती थी, लेकिन उसने मीर जाफर को नवाब बनाया और उसी तरह करमुक्त व्यापार और मनमाने ढंग से व्यापार करना शुरू किया। बक्सर का युद्ध 1760 में जब मीर जाफर ने कंपनी की बातों को मानने से इनकार किया तो उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को दे दी, लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास हो गया कि कंपनी के शिकंजे से बाहर आना आवश्यक है। उसने कंपनी से मिले हुए अफसरों को हटाना शुरू किया, बंगाल की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि कंपनी ही नहीं बल्कि उसका हर एक अफसर, हर एक कर्मचारी करमुक्त व्यापार कर रहा था। तो तंग आकर उसने भारतीयों से भी चुंगी की वसूली यानी कर की वसूली समाप्त कर दी। इसके साथ ही वह बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। मुंगेर राजधानी ले जाते ही उसने मुंगेर की सुंदर और मजबूत किलेबंदी की। वहां 40,000 सैनिकों की फौज तैनात की और इन सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय प्रशिक्षक नियुक्त किए। आगे चलकर मीर कासिम ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संधि की और इन तीनों ने मिलकर 1764 में बिहार के बक्सर नामक जगह पर कंपनी के साथ युद्ध किया। इस युद्ध में इन तीनों की सेना हार गई और एक बार पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया और यह तय हुआ कि उसे हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को देने होंगे। बंगाल की दीवानी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद कंपनी ने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ संधि की। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह था कि राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया और इस अधिकार के मिलते ही कंपनी को इंग्लैंड से सोने चांदी के लाने की आवश्यकता समाप्त हो गई। अब उसका व्यापार यहीं के लोगों से प्राप्त राजस्वों से चलने लगा। पलासी और बक्सर के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाने वाला रॉबर्ट क्लाइव 1743 में भारत आया था। तब उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद ब्रिटेन लौटा तब उसके पास उस समय 1767 में कुल संपत्ति 4,01,102 पाउंड थी। उसे इस अथाह संपत्ति को लेकर 1772 में ब्रिटिश संसद में सफाई भी देना पड़ा था। इस सफाई में उसकी एक बात काफी प्रचलित हुई थी। उसने कहा था कि उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां पलासी के जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे के गिरबान खींच रहे थे।
मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। आगे चलकर ब्रिटिश संसद ने उसे आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। राज्य कब्जे की प्रक्रिया 1757 से 1857। 1757 से 1857 तक हम देखते हैं कि कंपनी ने किसी भी अनजाने इलाके में सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक तरीके से अपने अधीन लाने की कोशिश की। इसके अलावा कंपनी ने रेजिडेंट की तैनाती भी शुरू कर दी। यह तैनाती बक्सर के युद्ध के बाद शुरू हुई। रेजिडेंट कंपनी का राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होता था। यह राज्यों के भीतरी मामलों में दखल भी दिया करता था। सहायक संधि, इसकी शुरुआत रिचर्ड वेलेस्ली ने की, जो कि 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल था। इस संधि के तहत जो भी राज्य संधि को स्वीकार करता था, वह अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। उसे कंपनी की सेना रखनी होती थी। साथ ही साथ कंपनी के सेना के रखरखाव के लिए उस राज्य को पैसा देना होता था। इसके अलावा राज्य कंपनी के इजाज़त के बिना ना किसी दूसरे राज्य से युद्ध कर सकता था और ना ही कोई संधि। इस सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। मैसूर राज्य, मैसूर में हैदर अली, जो कि 1761 से 1782 तक, तथा उसका बेटा टीपू सुल्तान 1782 से 1799 तक शासक था। 1785 में टीपू सुल्तान ने कुछ घोषणाएं की। इसके तहत चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। यानी कंपनी, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी, इन चीज़ों का निर्यात भारत से नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी यह आदेश दिया कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार नहीं करे। उसने फ्रांसीसियों के साथ घनिष्ठता बढ़ाई और सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया। इन सारी चीज़ों को देखकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी खुश नहीं थी। उसने मैसूर के साथ 4 युद्ध किए। 4 एंग्लो मैसूर जंग। पहला 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। 1799 के श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर में टीपू सुल्तान की जगह वोडियार वंश को शासक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कंपनी ने मैसूर के साथ भी सहायक संधि की। इस प्रकार मैसूर को भी अपने राज्य में मिला लिया। मराठे, इसके बाद कंपनी का ध्यान मराठों के राज्य पर था। 1761 ईस्वी के पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों को कमजोर किया और साथ ही दिल्ली का शासक बनने के उनके सपने को भी चूर किया। मराठों का शासन कॉन्फेडरेसी के रूप में चलता था। ये मराठे 5 कॉन्फेडरेसी में बटे हुए थे। बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवा। पेशवा मराठों का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ भी युद्ध किया। पहला युद्ध 1775 से 1782, दूसरा युद्ध 1803 से 1805 और तीसरा युद्ध 1817 से 1819। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान 1818 में पेशवाई समाप्त कर दी गई और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने को बाध्य किया गया, जहां उन्हें अंग्रेजों के द्वारा पेंशन प्राप्त होता था। स्वरोचता की नीति, अंग्रेजों ने दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाने के लिए एक नई नीति शुरू की। इसकी शुरुआत लॉर्ड हेस्टिंग ने की। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक भारत का गवर्नर जनरल था। उसने कहा कि उसकी सत्ता यानी कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है और जरूरत पड़ने पर वह भारतीय राज्यों का अधिग्रहण यानी भारतीय राज्यों को अपने में मिला सकता है।
यानी वहाँ पर कंपनी का शासन स्थापित कर सकता है। लेकिन भारतीय राज्यों ने आसानी से कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं की। फितूर, जो कि कर्नाटक का एक छोटा राज्य था, जब कंपनी ने इसे अपने अधीन मिलाने की कोशिश की, तब वहां की रानी चेन्नम्मा ने विरोध किया। 1824 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की गिरफ्तारी के बाद विरोध का बागडोर रायना ने संभाला, जो कि फितूर के ही संगोली का निवासी था। 1830 में इसे भी पकड़कर फांसी दे दी गई और फितूर राज को अंग्रेजों ने कंपनी के अधीन कर लिया। 1830 के दशक में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। रूस के प्रभाव से भयभीत होकर कंपनी ने भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर नियंत्रण करने की कोशिश की। 1838 से 1842 तक चले लंबे युद्ध में कंपनी ने अफगानिस्तान को पराजित किया और अप्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान पर अपना शासन स्थापित किया। इसी तरह 1843 में कंपनी ने सिंध पर भी कब्जा कर लिया। कंपनी ने यही कार्य पंजाब में भी किया। पंजाब, जहां महाराजा रणजीत सिंह 1799 से 1839 तक शासक थे, उनके शासन में पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग आते थे। इनके साथ कंपनी ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में 1849 में कंपनी ने पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। विलय नीति, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता था, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने किया। लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उसने एक नई नीति लाया। इस नीति के तहत यदि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उस शासक का कोई पुरुष वारिस ना हो, यानी कोई पुरुष संतान ना हो, तो उसकी रियासत को कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। इसके तहत 1848 से 1856 के बीच अनेक राज्यों को कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिलाया। 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संबलपुर, 1850 में भगत, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को कंपनी ने अपने शासन में मिलाया। इसके अलावा 1856 में कंपनी ने अवध को भी नवाब के कुशासन के नाम पर अपने शासन में मिला लिया। वारेन हेस्टिंग्स लॉर्ड हेस्टिंग्स से अलग है। यह 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसने अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी की ताकत को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस समय कंपनी 3 प्रेसिडेंसी में बटी हुई थी: बंगाल, मुंबई और मद्रास। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसी के कार्यकाल के दौरान 1772 में नई न्याय व्यवस्था लाई गई। इसके तहत जिलों में 2 तरह की अदालतों, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। फौजदारी अदालत का कामकाज अब भी काजी और मुफ्ती के द्वारा देखा जाता था, जबकि दीवानी अदालत को जिला कलेक्टर के अधीन लाया गया। जिला कलेक्टर, जैसा कि नाम से दिखता है, इसका काम लगान वसूलने के साथ साथ जिले के न्याय व्यवस्था को भी संभालना था। निष्कर्ष: इस तरह 1857 तक लगभग 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी ने कब्जा जमा लिया। शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। इस प्रकार एक छोटी सी कंपनी, जिसकी स्थापना 1600 में इंग्लैंड के लंदन में हुई थी, वह 1857 आते आते भारत जैसे विशाल साम्राज्य का शासक बन गई। इसके इस विजय के कुछ कारण थे। पहला कारण, भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय था। मुगलों के पतन के बाद भारत में ढेर सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था। इन राज्यों में तालमेल का अभाव था। ये आपस में लड़ रहे थे। इनके आपसी फुट का फायदा उठाकर कंपनी ने धीरे धीरे एक एक कर इन सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा एक दूसरा कारण नई भाप तकनीक का था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में भारत आई थी, तब इंग्लैंड से भारत आने में 6 से 8 महीने लगते थे। लेकिन नई भाप तकनीक के आते ही यह समय 3 सप्ताहों में सिमट गया।
इस तरह इंग्लैंड से सैनिक या अन्य संसाधन को भारत लाना काफ़ी सुलभ और आसान हो गया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जीत का एक कारण सेना था। भारतीय सेनाओं से कंपनी की सेनाओं में बेहतर तोपें और बंदूकें थी। इसके अलावा कंपनी की सेना अधिक अनुशासित थी और साथ ही साथ नियमित अभ्यास और नियमित वेतन भी उन्हें मिलता था, जिस कारण वे भारतीय सेनाओं से अधिक कारगर साबित हुई और छोटी सेना भी बड़ी बड़ी भारतीय सेनाओं को हराने में सफल हो पाई।